हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार 21 क्लासेस में मैं संजय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा है सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता ही है एसएससी की काफ़ी सारी वैकेंसी आई हुई हैं। तो हम पीछे तुम्हें पता ही होगा, जो क्लास है हमारी कंटिन्यू देखते हैं उन्हें पता होगा। पीछे हमारी जो क्लासेस मतलब जीएस की जो क्लासेस चल रही थी, मतलब लगभग हम पीछे 28 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे। आज काफ़ी दिनों के बाद हम एक नए सिरे से फिर शुरू करते हैं भाई। 29वां प्रैक्टिस सेट है। तो एसएससी के लिए कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसे रणनीति बनानी है तुम्हें भी। जीके जीएस को लेकर क्या करना है भाई तुम्हें। सबसे पहले देखो, एसएससी की वैकेंसी आई हुई है काफ़ी सारी। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट देखना है भाई, जीके और जीएस की तैयारी कैसे करें भाई। जीके एंड जीएस, तो सबसे पहले एक काम करना है हमें, थ्योरी को पढ़ना है। जो भी तुम्हारे पास नोट्स हैं, मतलब बुक्स वगैरह, उसकी थ्योरी को पढ़ना है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ना है, फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उस थ्योरी को स्कैन टेक्निक के द्वारा मतलब उससे एक तरीके से रिवाइज करना है भाई। स्कैन टेक्निक के द्वारा एक तरीके से उसे रिवाइज करना है अच्छे से, जो थ्योरी पढ़ी है। तीसरा काम हमें जो करना है भाई एसएससी के लिए, तो प्रीवियस ईयर के पेपर का अध्ययन जरूर करें भाई। प्रीवियस ईयर मतलब 2015 से लेकर अब तक के जितने भी एग्जाम हुए एसएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए, तो उन पेपरों का अच्छे से विश्लेषण मतलब अध्ययन करें, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे जो तुम्हारा स्कोर होगा वो जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। तो ये तीन चीज़ें फॉलो करते हो तो काफ़ी कुछ दिक्कत नहीं आएगी जीएस में। मतलब जो आज के टाइम में तुम देखते हो, मतलब जीके में जो है हमारा स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आगे 2-4 दिनों में हम स्टैटिक जीके के लिए एसएससी को समर्पित मतलब स्टैटिक जीके की थ्योरी क्लास लेके आएंगे। तो थ्योरी क्लास ही चलेगी तुम्हारी और प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जरूर ध्यान रखें। अगर ये वाले 10 साल के पिछले तुमने प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन कर लिए तो जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा। और जीएस की वजह से बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैथ और रीजनिंग तो ज़्यादातर अच्छी होती है, लेकिन जीएस के वजह से बहुत सारे बच्चे कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो ये तरीका, मतलब 3 तरीके से हम तैयारी करेंगे तो अच्छे से तैयारी होगी। तो चलिए आज की क्लास को देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, कह रहा है भाई, पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो बोला गया पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया। ऑप्शन दे रखा है 1972, 1936, 1984। मतलब ऑप्शन दो सेम एक जैसे आएंगे, तो इसे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। यहाँ पर भाई एक ये वाला ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कोई सा यहाँ पर ले लेते हैं हम भाई 1952 का ले लेते हैं कोई ऑप्शन, 1952। ठीक है भाई। तो बास्केट मतलब देखा होगा तो बॉल जो उसमें फेंकी जाती है बास्केट से फेंकी जाती है। खेल बास्केटबॉल जो होता है उसमें एक बास्केट होती है और उसको फेंका जाता है। तो बास्केट जो फेंकी जाती है हमारे पंजे से फेंकी जाती है, मतलब पंजे से बास्केट को फेंकेंगे उसमें। तो मतलब इसमें एक तरीके पंजे में कितनी 5 उंगलियां होती हैं। तो बास्केटबॉल में अगर यहाँ पर खिलाड़ी पूछे जाएं तो हम आराम से 5 आंसर कर देंगे। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5, क्योंकि पंजे से बास्केट को फेंका जाता है। तो पंजे में कितनी हमारी 5 उंगलियां होती है। तो कभी भी नहीं बोलोगे तो ध्यान रखना, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5। तो पूछा गया पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया। तो पहली बार कब शामिल किया गया, तो ये बात है भैया 1936 के ओलंपिक में शामिल किया गया। अब 1936 का ओलंपिक पूछा जाएगा, ये हुआ कहाँ पर था भाई। तो ये वाला ओलंपिक जो हुआ था बर्लिन में हुआ था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। इसे बर्लिन ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। और इसी में पुरुष बास्केटबॉल को पहली बार शामिल किया गया। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा पेपर में पूछा भी गया। अब देखो 1936 के ओलंपिक में एक पॉइंट और ध्यान रखना है, भारतीय हॉकी टीम ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक, टीम ने यहाँ पर क्या जीता भैया, गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक। तो पूछा जाता है भैया स्वर्ण पदक जीता था कौन से, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में।
और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है पेपर में कि बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे। तो कप्तान को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन थे? मेजर ध्यानचंद। कौन थे भैया? मेजर ध्यानचंद। तो पूछा जाता है किस ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे? तो बर्लिन ओलंपिक 1936 इसका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाते हैं। और इनका उपनाम पूछा जाता है, इन्हें कहा जाता है भैया हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसे भाई? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। अब देखो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर? प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना था, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। इसीलिए 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इनकी जयंती को 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है, इनकी आत्मकथा पूछी जाती है मेजर ध्यानचंद की। एक बहुत बार पूछी गई बुक इनकी है भैया, इनकी बुक का नाम है गोल। तो पूछा जाता है गोल किस हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद इनके नाम पर जो हमारा पहले जो नाम था, मतलब खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न, उस अवार्ड का नाम बदलकर इनके नाम पर रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और उसका नाम परिवर्तन पूछा जाता है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम कब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किया गया? 2021 में किया गया, 6 अगस्त को। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 6 अगस्त 2021 को मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। और इसमें जो राशि मिलती है, राशि भी बढ़ा दी गई। कितने भैया? 25 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है इसमें। 25 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। तो यहाँ से, और इनके नाम पर मेरठ में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी भी बन रही है। कौन सी? मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में। किनके नाम पर? इनके नाम पर ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बन रही है? मेरठ में। तो इतने सारे हमें क्वेश्चन से जानकारी मिली। तो यहाँ पर ये बास्केटबॉल की अगर बात आएगी तो हम आंसर क्या कर देंगे भैया? 1936 कर देंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम ध्यान में रखते हैं, मतलब स्टैटिक जीके को खासकर टारगेट करते चलेंगे एसएससी के लिए। तो एसएससी के लिए 10 से 12 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं पेपर में। देखेंगे वे क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर कब पुदुचेरी किया गया? पुदुचेरी किस वर्ष किया गया? और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की बात हो रही है, का नाम बदलकर कब पुदुचेरी किया गया? तो ये किया गया भैया 2006 में किया गया। 2006 में किया गया। अब देखो पांडिचेरी का जो पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया। ये पांडिचेरी की जो सीमा जो लगती है वो 3 राज्यों से लगती है भाई पांडिचेरी की। एक तो देखो यहाँ पर पांडिचेरी के अंतर्गत जो आएंगे 4 जिले आते हैं। पूछा जाता है ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा, मतलब जो दोनों, जिसका विस्तार दोनों तटों पर है, पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों पर विस्तार है, वो पुदुचेरी। अब देखो पुदुचेरी में एक जो मिलेगा, देखो कहाँ कहाँ पर इसकी सीमा जो लगती है, देखो एक तो केरल से लगती है। ये पूछा गया है इस बार एसएससी जेई में, केरल से लगेगी। फिर यहाँ पर 2 जिले यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमारे तमिलनाडु में, 2 जिले तमिलनाडु में मिलेंगे, और एक मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो ये पुडुचेरी का विस्तार सीमा जो लगती है वो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। देखो केरल में जो यहाँ पर पुडुचेरी का एक जिला पड़ेगा माहे, तो केरल में एक पुडुचेरी का जिला यहाँ पर मिलेगा, हमें माहे मिलेगा। फिर यहाँ पर तमिलनाडु में तुम्हें दिख रहे होंगे, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कराईकल, और ये दिख रहा है कराईकल, दिख रहा है एक पुदुचेरी। तो 2 जिले यहाँ पर दिख रहे हैं, कराईकल। तमिलनाडु में 2 जिले आते हैं भैया, कराईकल और एक पुदुचेरी। पुदुचेरी। एक जिला हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, यनम। तो 4 जिले आते हैं
पुदुचेरी के अंतर्गत और विभिन्न अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार है। तो 3 राज्यों में इसके 4 जिले फैले हुए हैं। तो पश्चिमी तट पर भी विस्तार है इसका, पूर्वी तट पर। तो यहाँ पर हमें 4 जिले देखने को मिलेंगे। एनम मिलेगा आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु, और एक माहे मिलेगा केरला। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसे करके ध्यान रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और अच्छे से हमें तैयार कर लेना है भाई। चलेंगे भाई, हम सब करेंगे भाई, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, के महाराजा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। पूछा है बीसीसीआई के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। तो कहाँ के ये आंसर करेंगे, विजयनगरम के महाराजा। अब देखो यहाँ पर बीसीसीआई के बारे में, यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या तुम्हें ध्यान रखना है बीसीसीआई के बारे में। अब देखो यहाँ पर एक तो इसकी स्थापना को ध्यान रखना, स्थापना पूछी जाती है पेपर में। बीसीसीआई की स्थापना 1928। भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, स्थापना 1928। और देखो यहाँ से क्या तुम्हें ध्यान रखना है, एक इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। और इसके पहले अध्यक्ष कई बार पूछे गए हैं पेपर में, प्रथम अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। तो प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है पेपर में, R.E. ग्रांट गोवन, ये ब्रिटिश थे भाई, ग्रांट गोवन, ये बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष थे भाई। वर्तमान में जो है हमारे बीसीसीआई के हेड रोजर बिन्नी है भाई, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रोजर विन्नी। तो बीसीसीआई के बारे में हमें इतने सारे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, क्यों भाई पहला और वर्तमान अध्यक्ष कई बार पूछा। ये रोजर बिन्नी वाला 2023 में पूछा भी गया। तो इसकी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की 1928 में स्थापना, मुख्यालय मुंबई में, प्रथम अध्यक्ष R.E. ग्रांट गोवन और वर्तमान में रोजर बिन्नी। तो ये भारतीय क्रिकेटर जो सेवा करने वाले थे बीसीसीआई के रूप में, विजयनगरम के महाराजा थे। तो इसका जो आंसर होगा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे भाई, अगले क्वेश्चन नंबर अगला। सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस लैटिन वाक्यांश, मतलब लैटिन भाषा के शब्द हैं जिनका अर्थ है, सिटियस का अर्थ है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। फास्टर का मतलब तेज, हायर का मतलब ऊंचा, और स्ट्रॉन्गर का मतलब बलवान। तो रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2018 में। तो ये जो किससे, एशियाई खेल से, तो एशियाई खेल से इसका संबंध नहीं है। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन से संबंध, विश्व पैरा एथलेटिक्स से संबंध नहीं, लेकिन इसका संबंध जो ओलंपिक खेल से है। और ये ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य है। तो इसमें एक शब्द जोड़ा गया भाई, टोक्यो ओलंपिक, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। का आदर्श वाक्य है जो सामने दे रखा है भाई, आदर्श वाक्य। एक शब्द जोड़ा गया है इसमें 2020 टोक्यो ओलंपिक में एक शब्द जोड़ा गया है इसमें, टोक्यो ओलंपिक में कौन सा शब्द जोड़ा गया भाई, कम्युनिटर, कम्युनिटर, टूगेदर, और इसका अर्थ होता एक साथ। तो ये आदर्श वाक्य पहले से कौन से थे भाई, सिटियस, एल्टिस, फोर्टियस, लेकिन कम्युनिटर सब टुगेदर एक साथ ये जोड़ा गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। अब देखो ये वाला आदर्श वाक्य किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया DSSB PRT में। तो मैंने बताया होगा, क्लासों में भी बताया होगा, ऑफलाइन क्लास में।
जो ओलंपिक के जनक हैं पियरे डी कोबार्टिन, तो पियरे डी कोबार्टिन के द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था, जो कि फ्रांस के हैं और ओलंपिक के जन्मदाता कहे जाते हैं कोबार्टिन। इन्होंने प्रस्तावित किया था ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य, लेकिन दिया किसने था भाई? हेनरी डिडॉन के द्वारा दिया गया। ये दिया गया भाई, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्तावित पियरे का नाम आएगा और दिया किसने था? ये हेनरी डिडॉन के द्वारा दिया गया। तो इसमें जो क्वेश्चन में इतनी सारी हमें ओलंपिक के आदर्श वाक्य को लेकर ध्यान रखनी है। सिटीज एल्टिस फोर्टियस लैटिन वाक्यांश है जिनका अर्थ फास्टर तेज, हायर ऊंचा, स्ट्रॉन्गर बलवान। लेकिन एक जोड़ दिया गया है इसमें, टोक्यो ओलंपिक में एक जोड़ा गया कम्युनिटर टुगेदर था, जिसका अर्थ होता है एक साथ। लेकिन ये वाला ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य देने वाले थे वो थे भाई पियरे डी कोबार्टिन, और दिया किसने था? ये हेनरी डिडॉन ने दिया था। तो इसका जो आंसर है डी आंसर करेंगे। सही भाई, क्वेश्चन ये आगे देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखित नहीं है? पीछे जो प्रैक्टिस सेट करवाए मैंने वहाँ पर भी बताया होगा इसके बारे में। सारे अमीश त्रिपाठी के उपन्यास मैंने बताए होंगे भाई, जिन्होंने पीछे क्लास देखी होंगे उन्हें याद भी होंगे, इसका आंसर भी अच्छे से दे पाएंगे। द सीक्रेट ऑफ नागास, ये भी अमीश त्रिपाठी का। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा, और एक बताया था मैंने मेलुहा के मृत्युंजय। लेकिन वन इंडियन गर्ल ये किसका उपन्यास है? ये चेतन भगत का उपन्यास है, चेतन भगत। तो तीन चार राइटरों के हम शीघ्र बुकें पढ़ चुके हैं, और ये आगे हम मतलब चेतन भगत की भी हमने डिस्कस करी थी, वो भी सारी कर चुके हैं। शशि थरूर की भी काफ़ी बुकें हम कर चुके हैं भाई एसएससी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई? ये भी मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करवाया है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया, कौन सी बुक शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई है? द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन द टू हिंदुइज्म 2019 में लिखी गई। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये भी 2016 में लिखी गई है। मेकिंग इंडिया ऑसम 2015। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये 2018 में लिखी गई है। लेकिन इसमें मेकिंग इंडिया ऑसम जो बुक है पीछे बताई होंगी मैंने, इसमें ये किसके द्वारा लिखी गई? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई बुक है। तो चेतन भगत की बहुत सारी मैंने बुकें तुम्हें याद करवाई होंगी। तो बार बार क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे, और ये एसएससी में कई बार बुकें पूछी जा चुकी हैं। मतलब इसमें नहीं पूछा, लेकिन कोई सी भी एक बुक देखकर पूछ सकता है किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें सीधे काफ़ी इंपॉर्टेंट बुकें हैं भाई, एसएससी में बार बार पूछी गई हैं, इनका ध्यान रखना है भाई। आगे क्वेश्चन है, हे हक नृत्य का संबंध किस राज्य से? सामने फोटो भी लगी हुई है भाई हे हक नृत्य का, देख लो भाई बढ़िया से एकदम बोतल वोतल लगा के सर पे डांस हो रहा है ये सामने बढ़िया करके। देखो त्रिपुरा, असम, मिजोरम, सिक्किम, तो सारे राज्यों की मैंने चर्चा करी होगी, हर राज्य के नृत्य बताए होंगे सबके। लेकिन यहाँ पर हे हक नृत्य, ये एक नृत्य मैंने पिछली क्लासों में त्रिपुरा के नृत्य बताए हूँ। तो एक तरीके से तुम्हें एक नया नृत्य मिलता है, और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे हे हक नृत्य। जहाँ पर त्रिपुरा राज्य वाला का एक कॉलम होगा वहाँ पर एक नृत्य को और नोट करेंगे हे हक नृत्य, और ये एमटीएस 2023 में पूछा गया है। लेकिन बुकों में काफ़ी कम देखने को मिलेगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देखें, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और तैयारी भी बेहतर होगी। तो त्रिपुरा के मैंने बताएंगे, देखो भाई त्रिपुरा की कुछ मैंने बताई, तो होजागिरी बताया होगा तुम्हें पिछली क्लासों में, होजागिरी नृत्य का संबंध त्रिपुरा से। एक बताया होगा मैंने संग्राई नृत्य बताया होगा, संग्राई नृत्य, और एक ममिता नृत्य के बारे में चर्चा की होगी मैंने, और एक तुम्हारा है नृत्य। तो त्रिपुरा राज्य के सारे नृत्य हैं। असम के बताए होंगे मैंने ओजापल्ली, भोरताल, अंकिया नाट और बिहू, ये सब बताए होंगे। मिजोरम के बताए होंगे बहुत सारे, चेरोकॉन, चेराव। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? कह रहा है पृथ्वी पर जो जल पाया जाता है उसका कितने प्रतिशत महासागरों में देखने को मिलता है? तो महासागरों में देखने को मिलता है भैया 94%, 90.2%, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 97.2, चौथा ऑप्शन कह रहा है 92.2। तो पृथ्वी पर महासागरों में जल का जो विस्तार देखने को मिलेगा वो 97.2% देखने को मिलेगा।
बाकी जो बचेगा ग्लेशियरों में मिलेगा, नदियों में मिलेगा तुम्हारा, और झीलों में भी देखने को मिलेगा बाकी वाटर। लेकिन 97.2% जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, महासागरों में मिलेगा। और ये एसएससी ने पूछा भी है CGL 2022 में। आगे और भी क्वेश्चन इसको लेकर चर्चा करते चलेंगे, आगे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस साइड में भी। आगे क्वेश्चन आई भाई, सितार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। भाई सितार के बारे में तो मैंने बहुत ही बताया होगा तुम्हें, हर मतलब ऐसा प्रैक्टिस सेट कोई ना जिसमें सितार के बारे में ना बताया होगा। तो सितार एक तार वाद्य यंत्र है। तो पूछा जाएगा सितार एक श्रेणी पूछी जाती कैटेगरी, तो ये तार वाद्य यंत्र है, तंत्री वाद्य यंत्र के अंतर्गत है सितार, तार के माध्यम से, जिसका प्रयोग मुख्यतः हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किया था। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो शैलियाँ बताई थी मैंने, एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो उत्तर भारत में प्रयोग होता है, और एक साउथ इंडिया में कर्नाटक संगीत। तो इसका प्रयोग जो होता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग होता है। इसमें आमतौर पर 18 से 20 तार होते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट बोले गए, ये दोनों बातें सही बोली गई हैं। और सितार के मैंने वाद्य यंत्र बजाने वाले वादक भी बताए होंगे।